बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन। और इसका कौन सा पार्ट करने जा रहे हैं हम? इसका पार्ट 12 करने जा रहे हैं। पार्ट 12 हम करने जा रहे हैं। मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन पार्ट 5। इस बुक के चैप्टर नंबर 1 के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बन चुकी हैं। चैप्टर नंबर 2 के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बन चुकी हैं। चैप्टर नंबर 3 के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बन चुकी हैं। चैप्टर नंबर 4 के सारे टॉपिक्स की वीडियोस बन चुकी हैं। और चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स चल रहे हैं। आपकी बुक के पिछले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 चैप्टर के अंदर एक भी टॉपिक जो है वो मैंने मिस नहीं किया है। हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद है। और ये अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? ये चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 7 इसका करने जा रहे हैं हम। इसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सीड को, पार्ट 7। वैसे तो पूरी रिप्रोडक्शन की सीरीज़ ही बेहद अहम है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये सीरीज़ आपके लिए बेहद अहम है। मैं बार बार इस चीज़ की तरफ एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि इस बात को ज़रा समझिए कि ये आपके लिए कितना अहम है, कितना अहम है, कितना अहम है। जो बच्चे इस बात को समझ रहे हैं ना कि हाँ वाकई सर कह रहे हैं कि ये अहम है, और इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ जो बना रहे हैं, तो आप मेहनत कर लीजिए। आसान लफ्ज़ों में बस यही बात है। मैं तो आपको बता सकता हूँ, शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ेंगे, अपना नुकसान करेंगे। घूम फिर के आप दोबारा इसी चैनल पे आएंगे, इन्हीं वीडियोस को देखेंगे। तो एक ही दफ़ा मेहनत कर लें, एक ही दफ़ा इसको वक्त दे दीजिए, वरना आप यूट्यूब पर निकाल लें 2-2 मिनट की, 3-3 मिनट की वीडियोस देख लीजिए, शॉर्टकट में पढ़ लीजिए। आगे जाके जो तबाही होगी ना आपकी, तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत बड़ी गलती कर दी, वक्त बर्बाद कर दिया, कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं लिया। एंट्री टेस्ट में आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप जो है और किसी भी गवर्नमेंट के टेस्ट में आप बैठेंगे, घूम फिर के यही चीज़ें आपके सामने आएंगी। बहरहाल मेरा काम तो है बता देना। सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर ये हमारा टॉपिक है। बुक के टॉपिक से मैं चल रहा हूँ, तो आप देख लीजिए। पेज नंबर 91 से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर के ऊपर 2 वीडियोज़ बनाई हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, उसके बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड पॉलन ग्रेन, इसके ऊपर एक वीडियो बनी है। फिर पॉलिनेशन, पेज नंबर 92 पे देख लीजिए, पॉलिनेशन, उसकी टाइप्स। और इसके अलावा पेज नंबर 93, 94 पे आ जाइए, फ्रूट फॉर्मेशन। और पेज नंबर 95 पे आ जाइए, पार्थिनोकार्पी और एडेप्टेशन। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। ये पार्ट 7 होने जा रहा है, सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने आपको आसानी के लिए 3 पार्ट्स बताए थे सीड के, सीड एंड इट्स स्ट्रक्चर। आपको याद होगा मैंने 3 पार्ट्स बताए थे। मैंने कहा था कि एक तो सीड कोट होता है, दूसरा मैंने आपको बताया था एंडोस्पर्म, उसके बाद मैंने आपको बताया था एम्ब्रियो। ये 3 मेन पार्ट्स मैंने आपको सीड के बताए थे। अब एक चौथा पार्ट भी यहाँ सुन लीजिए। पिछली वीडियोस में चौथे पार्ट को डिस्कस क्यों नहीं किया? क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। अब एंडोस्पर्म को हटा के कॉटिलिडन्स करेंगे। और नंबर 4 पे हम एंडोस्पर्म करेंगे। और एंडोस्पर्म के आगे हम लिखेंगे समटाइम्स, कभी कभी एंडोस्पर्म भी होता है जी, इसकी मौजूदगी शर्त नहीं है। अब आप कहेंगे सर हमें इतना तो पता है कि इस एंडोस्पर्म, आप कह रहे हैं समटाइम्स, ये कभी होता है कभी नहीं होता।
तो अगर ये एब्सेंट होगा एंडोस्पर्म, आपने बताया है ये तो खुराक है, ये तो फूड है किसकी, वो जो एक इमैच्योर बेबी है, वो छोटा सा जो बेबी प्लांट है उस सीड के बीच में, ये एंडोस्पर्म उसका खाना है। तो एम्ब्रियो मौजूद होगा और उसका खाना मौजूद नहीं होगा, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि अभी तो ये छोटा सा एम्ब्रियो, ये छोटा सा प्लांट इस काबिल नहीं हुआ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और अपना खाना खुद बनाना शुरू करेगा, ये मुमकिन नहीं है अभी। तो अल्लाह ताला ने इसका खाना ये एंडोस्पर्म रखा है जैसा कि आपने बताया, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि ये तो कभी होगा और कभी नहीं होगा। अगर ये कभी नहीं है तो इसका खाना इसमें मौजूद होगा, जिसको हम कॉटिलिडन्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कॉटिलिडन्स कह रहे हैं। तो इसमें इसका खाना मौजूद होगा, कॉटिलिडन्स में। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने सारे इंतज़ामात इनके खाने के भी कर रखे हैं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले सीड की डेफिनेशन देख लीजिए। फल हम खाते हैं, फ्रूट आप खाते हैं, कुछ फल जो है वो आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कि कच्चा फल खाता होगा। कच्चा तो फल नहीं भाई, आप पका हुआ फल खाते हैं, और पके हुए फल को हम कहते हैं राइप्ड फ्रूट। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पका हुआ फल, पका हुआ फल, पका हुआ फल। ऑब्वियस सी बात है, मैं हूँ या आप हैं, हम सभी कच्चे फ्रूट्स तो नहीं खाते, हम पके हुए फ्रूट्स खाते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है राइप्ड फ्रूट। राइप का मतलब होता है पकना, राइप्ड फ्रूट। इसी को आप राइपेंड फ्रूट भी कह सकते हैं, राइपेंड फ्रूट। सही वर्ड वैसे राइपेंड फ्रूट है, ऐसा फ्रूट जो कि राइप हुआ हुआ हो, पका हुआ हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए ज़रा कि सीड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले ये राइपेंड ओव्यूल है, राइपेंड ओव्यूल है, बस टू द पॉइंट और आसान सी डेफिनेशन इसकी ये है। समझ में आ रही है बात आपको? इसको राइपेंड ओव्यूल कहा जाता है सीड को, यानी कि पका हुआ ओव्यूल। क्या कहते हैं इसको? पका हुआ ओव्यूल। या इसको एक और इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। राइपेंड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, या डेवलप्ड ओव्यूल, डेवलप्ड ओव्यूल। ठीक है भाई, ये तो सीड की आपके पास डेफिनेशन हो गई। पार्ट्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, राइपेंड ओव्यूल या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या डेवलप्ड ओव्यूल विच कंटेन, विच का मतलब जो, कंटेन का मतलब रखता है। सीड क्या रखता है? डोरमेंट एम्ब्रियो। पूरी डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, डोरमेंट एम्ब्रियो। ठीक है भाई, राइपेंड ओव्यूल, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल या डेवलप्ड ओव्यूल विच कंटेन्स, जो कि रखता है डोरमेंट एम्ब्रियो। डोरमेंट किसको कहा जाता है? स्लीप, इसको हम कहते हैं डोरमेंट को स्लीपिंग स्टेट, सोती हुई हालत, स्लीपिंग स्टेट, या इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव स्लीपिंग स्टेट, इनएक्टिव स्लीपिंग स्टेट। स्टेट का मतलब हालत। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि एक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो किस पोजीशन में होता है जब तक वो सीड में ऐसे जैसे सो रहा है, ऐसे जैसे सो रहा है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो मरा हुआ है, नहीं। अगर डेड होगा तो वो बढ़ेगा कैसे भाई? तो डेड नहीं होता वो। एम्ब्रियो जो होता है, छोटा सा प्लांट जो होता है, एम्ब्रियो की भी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी कि एम्ब्रियो की टू द पॉइंट डेफिनेशन क्या है? इमैच्योर बेबी, इमैच्योर बेबी, ऐसी बेबी जो कि अभी मैच्योर न हुई हो, इमैच्योर बेबी। इसी से मैंने आपको 3 स्टेप जो है वो सिखाए थे। एक होती है एडल्ट बेबी, ऐसा बच्चा जो कि पूरा बन चुका हो, पूरे तरीके से तैयार हो, और वो जो है वो दुनिया में आने वाला हो।
मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बच्चा जो कि पूरे तरीके से तैयार हो और दुनिया में आने वाला हो, जैसे कि हम इंसानों में होता है 8.5 या 8.25 महीने में या पूरे 9 महीने में बच्चा जो है वो दुनिया में आ जाता है। उस हालत में जो बच्चा है माँ के पेट में, उसको हम क्या नाम देते हैं? एडल्ट। क्या नाम देते हैं? एडल्ट। एडल्ट के वैसे दूसरे मतलब भी हैं। एडल्ट का मतलब जवान भी होता है, ठीक है, लेकिन बायोलॉजी की ज़बान में एडल्ट का मतलब ज़रा समझ लीजिएगा। अगर छोटे बच्चों से मुताल्लिक बात की जा रही है तो बायोलॉजी में एडल्ट का मतलब है ऐसा बच्चा, चाहे वो जानवर का हो, चाहे किसी कीड़े का हो, चाहे प्लांट का हो, किसी जानवर का हो, ऐसा बच्चा जो कि मुकम्मल बन चुका है, उस बच्चे को एडल्ट कहा जाता है। ये बात जहन में रखिएगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ये बच्चा जो अब एडल्ट कहला रहा है, इसका मतलब ये पूरा कंप्लीट बन चुका है बस। तो इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये क्या था? इससे पहले ये एम्ब्रियो था। ये एडल्ट बेबी है। ये क्या है? ये एडल्ट बेबी है। सॉरी, एडल्ट बेबी बाद में बनी है। ये बेबी पहले क्या थी? इमैच्योर बेबी थी। या मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये रही। तो एक बेबी वो हो गई जो कि एडल्ट बेबी है, एक बेबी वो हो गई जो कि इमैच्योर बेबी है, जो कि अभी मैच्योर नहीं हुई, यानी कि पूरे तरीके से बनी नहीं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये स्टेप नंबर 3 है जो फाइनल स्टेप कहलाता है। ये स्टेप नंबर 2 है जो कि बीच वाला स्टेप कहलाता है। अब ये जो एम्ब्रियो या इमैच्योर बेबी है, ये बना हुआ है, अभी बेबी है लेकिन पूरे तरीके से बना हुआ नहीं है, एक छोटा सा बच्चा है लेकिन पूरा बना नहीं है। इससे पहले ये क्या था? याद कीजिए, इससे पहले ये स्टेप नंबर 1 यहाँ बना रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 ये जायगोट था। देखें, पूरी तफसील के साथ ज़रा चीज़ों को सीखा करें। और जायगोट क्या था ये मैंने बताया था। ये क्या था? एक ऐसा सेल है जो कि मुत्तहिदा सेल कहलाता है, यूनाइटेड सेल कहलाता है। एक ऐसा सेल जिसमें स्पर्म और ओव्यूम एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। ओव्यूम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके पास स्पर्म का न्यूक्लियस जो है वो आ चुका है। जब ओव्यूम के न्यूक्लियस के पास स्पर्म का न्यूक्लियस आ चुका तो ये पूरा का पूरा सेल अब जायगोट कहलाएगा। ये स्टेप नंबर 1 है। यही जायगोट है। इसमें आगे सेल डिवीज़न का प्रोसेस होगा, सेल्स की तादाद बढ़ेगी। एक स्टेप ऐसे आएगा जब ये एम्ब्रियो कहलाएगा, यानी कि ऐसी बेबी जो कि इमैच्योर बेबी है। फिर इसमें आगे सेल डिवीज़न का प्रोसेस और होता रहेगा और फाइनली ये एक ऐसे स्टेज पे आएगा जब हम इसको कहेंगे एडल्ट बेबी, पूरे तरीके से तैयार बेबी। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर हम सीड को देखें तो सीड के अंदर जो है वो हमारे पास जो एम्ब्रियो है वो छोटा सा है, इमैच्योर बेबी प्लांट है और स्लीपिंग स्टेट में है, सोई हुई हालत में है, जिंदा है, और इनएक्टिव, या फिर आप इसको कह सकते हैं इनएक्टिव स्लीपिंग स्टेट में है, सोई हुई हालत में है, इनएक्टिव हालत में है वो अभी अंदर सीड के अंदर। क्लियर हो गई ये बात? अभी इसका स्ट्रक्चर भी मैं बनाता हूँ, ज़रा जगह बनाऊँ यहाँ पे। तो इसीलिए कहा जाता है सीड की डेफिनेशन में क्या कहा जाता है कि सीड क्या है? राइपेंड ओव्यूल है विच कंटेन डोरमेंट एम्ब्रियो। ऐसा एम्ब्रियो जो कि डोरमेंट है, स्लीपिंग स्टेट में है, सो रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये मैं बना देता हूँ। ये सीड जो है वो मैंने बना दिया। इसके अंदर ये छोटा सा एम्ब्रियो मौजूद, छोटा सा एम्ब्रियो बीच में मौजूद है। इसके लेफ़्ट राइट क्या है? इसके लेफ़्ट राइट ये सब इसका खाना है, ये सब इसका खाना है। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस एम्ब्रियो के, ये हो गया बीच में छोटा सा एम्ब्रियो, और ये बड़े बड़े से जो पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये 2 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर इनकी। ठीक है, इनकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इन 2 पोर्शंस की। एक ये वाला पोर्शन और दूसरा ये वाला पोर्शन।
ये दो जो पोर्शन हैं इनकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एंडोस्पर्म भी हो सकते हैं और ये कॉटिलिडन भी हो सकते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये एंडोस्पर्म भी हो सकते हैं और ये कॉटिलिडन भी हो सकते हैं। ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने कहा है एंडोस्पर्म हो ना हो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन कॉटिलिडन जो है वो लाजमी मौजूद होंगे। ये कॉटिलिडन क्या है ज़रा इसको देख लें, इनको हम कहते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। लीफ लाइक मतलब पत्तों जैसे, पत्तों जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बॉडीज़, ऐसी बॉडीज़ जो कि पत्तों जैसी हैं, ऐसी बॉडीज़ जो कि पत्तों जैसी हैं, इनको कॉटिलिडन कहा जाता है। अब आपके जहन में फ़ौरन ये सवाल आ रहा होगा कि पत्ते को तो हमें पता है, पत्ता जो है एक लीफ है वो तो पतला सा होता है और उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ऐसी ही आपके जहन में, आपके इमेजिन में फ़ौरन ऐसी एक पिक्चर आएगी ना पत्ते की। पहली बात, पत्ता जो है पेपर लाइक होता है, पेपर की तरह पतला सा होता है, ठीक है। दूसरी बात, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। एग्जैक्टली कॉटिलिडन जो है वो लीफ लाइक होगा, पत्ते जैसा ही होगा, अगर तो एंडोस्पर्म मौजूद है। अगर तो एंडोस्पर्म मौजूद है और कॉटिलिडन भी मौजूद है, तो कॉटिलिडन्स जो हैं ये लीफ लाइक जो हैं ये पेपर जैसे होंगे, पतले पतले से पेपर लाइक होंगे ये, अगर ये मौजूद है तो। ये देखें, यही एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर एंडोस्पर्म मौजूद है, एंडोस्पर्म बड़े साइज़ के होते हैं जैसे कि ये दो आपको नज़र आ रहे हैं, और इन्हीं के दरमियान यहाँ पर ये मैं बना देता हूँ, ये क्या बन गए, ये कॉटिलिडन बन गए, ये बन गए कॉटिलिडन। बीच में एम्ब्रियो आ गया, फिर ये कॉटिलिडन आ गए, और साइडों में ये बड़े बड़े क्या आ गए, ये एंडोस्पर्म आ गए। अब अगर सपोज करते हैं हम यहाँ पर कि अगर एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट है, एंडोस्पर्म जो है वो एब्सेंट है, तो ख़ुद सोचिए ज़रा कि एंडोस्पर्म अगर एब्सेंट होगा तो अब ये कॉटिलिडन जो है क्या अब भी ये लीफ लाइक जैसे होंगे, पेपर जैसे होंगे, पेपर लाइक, पेपर की तरह पतले पतले होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये पेपर जैसे नहीं होंगे, अब ये कॉटिलिडन बड़े साइज़ के होंगे जैसे कि एंडोस्पर्म का साइज़ होता है। वजह, क्योंकि अब इन कॉटिलिडन्स को जो है अपने अंदर फूड भी स्टोर करना है, क्योंकि एंडोस्पर्म तो है नहीं, एंडोस्पर्म तो है नहीं। तो समझ में आ रही है बात यहाँ पर? अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो बैक करें और दोबारा मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनें। तो कॉटिलिडन तो मौजूद होंगे ही होंगे, ठीक है, एंडोस्पर्म हो या ना हो। अगर एंडोस्पर्म मौजूद हैं तो कॉटिलिडन जो है वो पेपर लाइक होंगे, पतले पतले से, और अगर एंडोस्पर्म मौजूद नहीं है तो कॉटिलिडन जो है वो बड़े साइज़ के होंगे, जैसे कि यहाँ मैंने शो भी करवाए हैं। अब ये जो है आप पिक्चर खुद ही डिज़ाइन कर लीजिए अपने जहन के अंदर कि यहाँ पर अगर हमारे पास कॉटिलिडन जो है वो पेपर जैसे हैं तो ये एंडोस्पर्म बड़े बड़े हो गए, और अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो ये बड़े बड़े पोर्शन क्या हैं, ये कॉटिलिडन है। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर ये कॉटिलिडन जो है ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। जिस तरह हमारे पास ये कॉटिलिडन, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस पत्ते के भी आप देख लें, आपको दो पोर्शन नज़र आते हैं, इसके भी ये लीफ लाइक होते हैं ना, तो इस पत्ते को देखें, इसके दो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। मैं इसको अलग अलग करके बना देता हूँ यहाँ पे। बन गए ये दो पोर्शन। अब ये जो दो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या है, ज़रा इसको समझ लीजिए। ये दोनों कॉटिलिडन है, ये दोनों क्या है, कॉटिलिडन है। लेकिन अब इस कॉटिलिडन के हैं दो पोर्शन, ठीक है, इस कॉटिलिडन के क्या हैं,
दो पोर्शन, अगर हमारे पास कॉटिलिडन जो है उसके दो पोर्शन हों, दो पार्ट हों, तो हम ऐसे कॉटिलिडन को कहते हैं डाइकॉट, डाइकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन। डाई का मतलब जो है ये होता है टू, डाई का मतलब क्या है, टू, यानी कि दो कॉटिलिडन हैं ये। क्लियर हो गई? जैसे इस पिक्चर में भी मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं। इसी मुनासिबत से अगर मैं इनको कह रहा हूँ कि ये डाइकॉटिलिडन है, इसी मुनासिबत से ये सीड जो है वो डाइकॉट सीड कहलाएगा, डाइकॉट सीड। नोट्स में डाल लीजिए। मैंने कहा था ना कॉटिलिडन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसी, अगर ये दो कॉटिलिडन है सीड के अंदर, तो सीड की कौन सी टाइप बनेगी फिर, ये डाइकॉट सीड। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टाइप्स ऑफ सीड लिखिए अकॉर्डिंग टू कॉटिलिडन, तो आप दो तरह की टाइप सीड की लिख देंगे। एक सीड वो जिसमें डाइकॉटिलिडन मौजूद है, और एक सीड वो जिसमें मोनोकॉटिलिडन मौजूद है, मोनोकॉटिलिडन। मोनो, डाई का मतलब टू होता है और मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, मोनोकॉटिलिडन। मोनो मीन्स वन। तो ये साइंस की दुनिया के ये जो है ना, ये गिनती आपको आनी चाहिए। मोनो वर्ड जहाँ भी है आप समझ जाइए वन की बात हो रही है। डाई या बाय जहाँ पर भी आए, बाय, बी आई, बाय, समझ जाइए टू की बात हो रही है। ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पाँच, हेक्सा का मतलब छः, हेक्टा का मतलब सात, ऑक्टा का मतलब आठ, नैनो का मतलब नौ, और डेका का मतलब 10। ये गिनती है। समझ में आ रही है बात? अब ये डाइकॉटिलिडन तो मैंने बना दिया। मोनोकॉटिलिडन सिंपली ऐसा होगा, ये देख लीजिए, पूरा एक। तो इस किस्म के सीड जो हैं वो क्या कहलाएंगे, इनको हम कहेंगे मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड। अब सीड से बनेगा क्या? डेफिनेटली सीड से प्लांट बनेगा। तो वो प्लांट जो कि डाइकॉट सीड से बनेंगे, उन प्लांट को हम कहेंगे डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट। देख रहे हैं आप, तरतीब देख रहे हैं? और वो प्लांट जो कि मोनोकॉट सीड से बनेंगे, इनको हम कहेंगे मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट। क्लियर हो गया? सीड के अंदर सिंगल कॉटिलिडन है, मोनोकॉटिलिडन है, तो क्या कहेंगे उस सीड को? मोनोकॉट कहेंगे, और उसी से जो प्लांट बनेगा वो मोनोकॉट प्लांट कहलाएगा। और अगर सीड के अंदर दो कॉटिलिडन हैं तो वो सीड क्या कहलाएगा? डाइकॉट कहलाएगा, और उसी से जो प्लांट बनेगा वो डाइकॉट प्लांट कहलाएगा। क्लियर हो गई ये बात? कॉटिलिडन मैंने बता दिया कि होते क्या हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, और इनका काम क्या होता है, और इनका एंडोस्पर्म के होने या ना होने से क्या ताल्लुक़ है इसका, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। एम्ब्रियो का भी मैंने आपको बता दिया है। एंडोस्पर्म क्लियर कर चुका हूँ। सीड कोड को देख लीजिए। अगर सीड कोड को आपको समझना है अच्छे तरीके से तो रिकॉल कीजिए ज़रा ओव्यूल को। अगर आपको ओव्यूल याद आ रहा है ना तो मैं बताता हूँ यहाँ पे ओव्यूल की पिक्चर कैसी थी। मैं उसकी छोटी पिक्चर भी बनाऊँगा और मैं उसकी बड़ी पिक्चर भी आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास कार्पेल है, कार्पेल के अंदर ये ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पर ये 6 ओव्यूल मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। 6 ओव्यूल, 6 ओव्यूल मैंने आपको बना के दिखा दिए। आपको ये बात तफसील से पिछली वीडियोस में बताई जा चुकी है कि इसी ओव्यूल के अंदर शुरू में क्या होता है, मेगा स्पोरोसाइट। वही मेगा स्पोरोसाइट जो है क्या बनता है बाद में, मेगा स्पोर्स बनते हैं, उससे 4, और उन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। सिर्फ एक मेगा स्पोर बचता है। वो एक मेगा स्पोर जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो है वो आगे वो बड़ा होता है। वो मेगा स्पोर जो है वो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद
फिर वो ओव्यूल के अंदर जब वो फैल जाता है तो पूरा का पूरा क्या बना लेता है, वो बना लेता है एम्ब्रियो सैक। साथ साथ उस मेगा स्पोर से उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उस मेगा स्पोर के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस में 2 से 4 न्यूक्लियस होते हैं और फाइनली 8 न्यूक्लियस जो है वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें नज़र आते हैं। ये पिछली वीडियोस में मैं पूरी तफसील बता चुका हूँ, बहरहाल रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, तो ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोरोसाइट से 4 जो है मेगा स्पोर्स बने, जिसमें से 3 लॉस्ट हो गए, एक मेगा स्पोर बचा। वही मेगा स्पोर जो है उसकी सेल मेम्ब्रेन जब पूरी तरीके से फैल गई, बड़ी हो गई, तो उसके बाद अब ये मेगा स्पोर क्या कहलाया, अब ये मेगा स्पोर एम्ब्रियो सैक कहलाया। और इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस है उसमें सेल डिवीजन होगी, 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे, जिनमें से 3 न्यूक्लियस जो हैं वो क्या बन जाएंगे, एंटीपोडल सेल्स बन जाएंगे। जब इन 3 न्यूक्लियस के गिर्द जो है इनका साइटोप्लाज्म और इनकी सेल मेम्ब्रेन भी बन जाएगी। बाकी रह जाएंगे हमारे पास 2 न्यूक्लियस नीचे, 2 न्यूक्लियस एक ही सेल बनाएंगे, वो 2 न्यूक्लियस जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। रिकॉल करा रहा हूँ आपको, सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी सेल जो कि बीच में होता है ओव्यूल के, ये रहा, जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। 3 न्यूक्लियस ऊपर थे, इससे ये 3 सेल एंटीपोडल बन गए। टोटल 8 न्यूक्लियस से 8 में से फिर एक ये और एक ये 2 सेल बने, ये क्या कहलाते हैं, साइनर्जिड्स कहलाते हैं। और इन्हीं के बीच में एक सेल आखिरी जो न्यूक्लियस बचता है वो क्या कहलाता है, वो ओव्यूम कहलाता है। तो ये 3 एंटीपोडल्स हो गए, इन 2 ने मिलकर एक सेल बनाया, ये क्या कहलाया हमारे पास, ये कहलाया सेकेंडरी सेल, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। और यहाँ पर एक सेल ये और ये दूसरा वाला सेल ये साइनर्जिड्स कहलाया, बीच वाला सेल ओव्यूम कहलाया। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सारा स्ट्रक्चर दोबारा से इस एम्ब्रियो सैक का। ये एम्ब्रियो सैक किस जगह पर है ये मत भूलिएगा कि ये एम्ब्रियो सैक जो है इस ओव्यूल के अंदर है इस ओव्यूल के अंदर है, और इसी के अंदर ये 8 सेल जो है वो मौजूद हैं। बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म्स आते हैं, एक स्पर्म इसके अंदर चला जाता है, एक स्पर्म जो है इसके पास चला जाता है नीचे वाले ओव्यूम के पास। यहाँ ये इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ये 3N जो है वो कहलाता है, ये जो है वो 2N कहलाता है। ये सारी तफसीलात पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास सीड कोड। अगर आपको याद हो प्लीम्यूल के पिछले वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर मैंने बताया कि इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक के इर्द गिर्द जो है, एम्ब्रियो सैक के इर्द गिर्द जो है ये जो पोर्शन बचता है, ये देखें इसकी सराउंडिंग में जगह बची हुई है ना अंदर, ये न्यूसीलस कहलाता है, न्यूसीलस कहलाता है। ये जो सराउंडिंग में जगह बची हुई है, जूम करके देख लें इसको, ये एम्ब्रियो सैक हो गया, उसके अंदर 8 सेल हो गए और उसके सराउंडिंग का स्पेस जो है ये न्यूसीलस कहलाता है। इस न्यूसीलस के बाहर यहाँ पर दो वॉल्स होती हैं, 2 वॉल्स होती हैं, वो बना रहा हूँ मैं, ये 2 वॉल्स, ये जो 2 वॉल्स होती हैं, 2 कवरिंग्स होती हैं, इनको इंटेग्यूमेंट्स कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट्स कहलाते हैं। ये 2 इंटेग्यूमेंट्स होती हैं। ओव्यूल के बाहर 2 रैपर्स होते हैं, 2 स्किन्स होती हैं, 2 कवरिंग्स होती हैं, एक बाहर कवरिंग होती है, एक अंदर कवरिंग होती है, उसके अंदर न्यूसीलस होता है, उसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक होता है। ज़रा तरतीब याद रखिएगा गड़बड़ नहीं करनी है आपने, वरना ये सीड कोड जो है इसका कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं। आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है, सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है ये आउटर इंटेग्यूमेंट कहलाता है, आउटर इंटेग्यूमेंट। और इसके अंदर जो दूसरी लेयर है, दूसरी जो स्किन है, उसको हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। यही आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट
बाद में क्या बनते हैं, जब ये पूरा का पूरा ये ओव्यूल जो है, याद है ना, इस ओव्यूल को क्या बनना है, इस ओव्यूल को सीड बनना है। तो जब ओव्यूल सीड बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है वो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स जो दो हैं, जो आउटर इंटेग्यूमेंट है और इनर इंटेग्यूमेंट है, भाई ये भी तो कुछ बनेंगे ना। पूरा ओव्यूल सीड बन रहा है तो आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट भी कुछ बनेंगे। ये क्या बनेंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट सीड कोड बनाएंगे। अब हमारे पास दो इंटेग्यूमेंट हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, तो एग्जैक्टली ये जो सीड कोड बनेगा इसकी भी क्या होंगी, इसकी भी दो लेयर्स होंगी। क्या होंगी, इसकी दो लेयर्स होंगी इस सीड कोड की। जो आउटर लेयर होगी वो सख्त होगी और जो इनर लेयर होगी वो सॉफ्ट होगी, नरम होगी। क्या नाम है इन दोनों लेयर्स का, सीड कोट की? एक को जो है वो टेस्टा कहा जाता है, दूसरे को जो है वो टेगमेन कहा जाता है। इसमें जो आउटर लेयर है इसको टेस्टा कहते हैं, ये हार्ड होता है। ये एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, ठीक है, कि ये जो दो लेयर्स हैं सीड कोट की, इसमें से हार्ड वाली कौन सी है? तो टेस्टा जो है ये हार्ड है, ये आउटर लेयर है, और टैगमैन जो है वो इनर लेयर होती है। टैगमैन क्या है, वो इनर लेयर है। टैगमैन ये इनर है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाईजान आप ये बता दीजिए, ये टेस्टा जो हार्ड कवरिंग होती है सीड कोड की, आउटर कवरिंग होती है सीड कोड की, ये ओव्यूल के किस हिस्से से बनती है? अब देखें ज़रा एमसीक्यूज़ कैसे बन रहा है। ये टेस्टा या आउटर कवरिंग जो हार्ड है सीड कोड की, एक कवरिंग है, लेयर है, ये ओव्यूल के किस पोर्शन से बनती है? तो आप कह सकते हैं कि ये आउटर लेयर ओव्यूल के किस पार्ट से बनेगी, आउटर इंटेग्यूमेंट्स। और जो इनर लेयर है सीड कोड की, जिसको हम टैगमैन कह रहे हैं, ये ओव्यूल के किस पोर्शन से बनेगी, इनर इंटेग्यूमेंट से बनेगी। नोट्स में डाल लीजिए सारी की सारी बात। मिटा दूं अब इसको। अभी बात तमाम नहीं हुई है, अभी बात तमाम नहीं हुई है, ठीक है, अभी मज़ीद इसमें बात बाकी है। कार्पेल जो है, कार्पेल के अंदर क्या है? कार्पेल के अंदर आपको पता है ये पोर्शन ऊपर वाला जो है ये स्टिग्मा कहलाता है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टाइल कहलाता है। और इसके नीचे ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा गोल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओवरी। और इसकी जो वॉल है, इसकी जो वॉल है, इसको हम, इस वॉल को हम क्या कहते हैं? ओवरी वॉल कहते हैं, ओवरी वॉल। अब ज़रा इस ओवरी वॉल का भी सिस्टम समझ लीजिएगा। अंदर पहले देख लें दोबारा से, ये ओव्यूल 6 ओव्यूल में बना देता हूँ। ओव्यूल 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 6 ओव्यूल मैंने बना दिए इसके अंदर। ठीक है भाई। कभी कभी ये तो अभी मैंने आपको, अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ जो हमारे पास आपको ओव्यूल नज़र आ रहे हैं ये 6 ओव्यूल्स हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 6 हों, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, लाखों ओव्यूल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और एक अकेला ओव्यूल भी हो सकता है। ओव्यूल ने बाद में सीड बनना है, जैसे कि मैंगो है, मैंगो को देखें उसके अंदर एक ही सीड नज़र आ रहा है, तो समझ जाइए कि एक ही ओव्यूल होगा उसके फ्लावर में। अब सिर्फ सीड ही थोड़ी ना बन रहा है भाई, सीड थोड़ी ना बन रहा है, सीड तो बन गया ओव्यूल से। ओव्यूल से सिर्फ सीड ही थोड़ी ना बन रहा है। ये सीड किसके अंदर मौजूद है? ये फ्रूट के अंदर मौजूद है।
अब कोई भी आप फ्रूट लेते हैं उसका छिलका होता है, छिलका होता है ना, तो वो छिलका क्या होता है? वो छिलका असल में फ्रूट होता क्या है? ये राइपेंड ओवरी है। ये क्या है? ये क्या है? ओवरी है ना। तो फ्रूट जो है वो क्या कहलाएगा? राइपेंड ओवरी होती है असल में, राइपेंड ओवरी। तो जो आप फल खा रहे होते हैं तो असल में आप ओवरी को खा रहे होते हैं, कार्पेल की, इसको खा रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? और ये जो ओवरी वॉल है, जब ये फ्रूट बन रहा होता है तो ये ओवरी वॉल जो है ये क्या हो जाती है? ये सख्त हो जाती है, ये हार्ड हो जाती है, और इसी ओवरी वॉल को तब कहा जाता है पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या कहा जाता है? पेरिकार्प। क्लियर हो गई बात? अब मैं सिंगल ओव्यूल बना के दिखाता हूं आपको। सिंगल ओव्यूल ये मैंने बना दिया, ये सिंगल ओव्यूल है इस ओवरी के अंदर। अब इसको बड़ा करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, एंडोस्पर्म बन रहा है, ये ओव्यूल अब सीड बन रहा है। पहले क्या था? ओव्यूल। अब क्या है? ये सीड है। अगर ये ओवरी वॉल जो है फ्यूज्ड हो जाती है परमानेंटली इसके अंदर, ये ओवरी वॉल जो है ये फ्यूज्ड हो जाती है, इससे चिपक जाती है ऐसे, बिल्कुल इसका हिस्सा बन जाती है, इसका हिस्सा बन जाती है ये ऐसे। अब देख रहे हैं आप, कहाँ गई ओवरी वॉल? कहाँ गई ओवरी वॉल जिसको मैंने पेरिकार्प का नाम दिया था? फ्यूज हो चुकी, मिल चुकी। किसके साथ? सीड के सीड कोट के साथ। जब ऐसी सिचुएशन हो जाए कि सीड के सीड कोट के साथ ये ओवरी वॉल फ्यूज हो जाए, उस सिचुएशन में जाके इस ओवरी वॉल को अब हम पेरिकार्प कहेंगे। अब कहेंगे पेरिकार्प, ये बात याद रहे। जब ओवरी वॉल फ्यूज हो जाएगी सीड कोट के साथ, चिपक जाएगी, उसका सीड कोट का हिस्सा बन जाएगी। तो इतने आसान नहीं है एमसीक्यूज़ को समझना भाई, बायो के। आपका दिमाग घुमा के रख देंगे एमसीक्यूज़ इसके बायो के जब आएंगे। तो ज़रा ध्यान से एक एक चीज़ को समझिए, इसकी टेक्निक को समझिए। समझ में आ रही है बात आपको? और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ख़ास ख़ास? हिलम को भी देख लीजिए। ये हिलम क्या होता है? ये इस्कर, ये एक निशान होता है। इस्कर के लफ्ज़ी मायने होते हैं वैसे निशान के। इस्कर ऑन सीड, ये सीड के ऊपर एक निशान होता है जिसको हम कहते हैं हिलम। ये सीड के ऊपर निशान आ कैसे जाता है? ये जो बीन्स हैं, कभी आप बीन्स, सोया बीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, आप बाज़ार से लाएं, बड़ा अच्छा सालन भी बनता है उसका। ये इस तरह की शेप होती है, उनकी होती है, इस तरह की शेप होती है। अगर आप इन बीन्स को याद करें तो ये अगर गूगल कर लें बीन्स आ जाएंगी। ये जो पोर्शन है उसका ये ब्लैक ब्लैक सा होता है, ये जो पोर्शन है ये ब्लैक होता है। इस ब्लैक पोर्शन को, इसको हम कहते हैं, मिसाल देके समझा रहा हूँ, बीन जो एक सीड है, इसका ये जो ब्लैक पोर्शन है ये हिलम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये हिलम कहलाएगा। अब ये ब्लैक पोर्शन इसके ऊपर बना कैसे? ये हिलम जो है ये बना कैसे? इसके लिए आप ये याद कीजिए कि ये जो है वो सीड जो है वो पहले क्या था? ओव्यूल था। ओव्यूल था तो ये कहाँ था? ये ओवरी में था। ये ओवरी में था तो ये अटैच भी तो था ना किसी चीज़ के साथ। आपको याद आ रहा है? ये इसके साथ, ये जो डंडी आपको नज़र आ रही है इसके साथ ये ओव्यूल अटैच है। जब ये डंडी हटती है तो इसका निशान यहाँ पर रह जाता है। ये डंडी हटती है जब, तो इसका निशान यहाँ पर रह जाता है, वही निशान हिलम कहलाता है।
बाद में जब ये ओव्यूल सीड बन जाता है तो ये डंडी हट जाती है और यहाँ पे जो निशान है वो क्या कहलाता है, हिलम कहलाता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको पता है कि सीड कोड को ब्रेक होना होता है। सीड कोड जब तक ब्रेक नहीं होगा उसमें से एम्ब्रियो कैसे बाहर निकलेगा, सीड कोड को ब्रेक होना पड़ेगा। सीड कोड टूटेगा तो उसमें से एम्ब्रियो बाहर निकलेगा ना भाई, समझ में आ रही है बात आपको। तो ये जो स्कर है, ये जो हिलम है, इस जगह से ये सीड फटना शुरू होता है, समझ में आ गई बात। इसके अलावा आपको याद है ओव्यूल का एक पोर्शन था, एक होल था। इस होल को हमने क्या नाम दिया था, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। जब ये ओव्यूल बाद में सीड बनेगा तब भी ये होल, ये माइक्रोपाइल बरकरार रहेगा। वजह क्या है कि जब इस सीड को हम मिट्टी में डालेंगे और पानी डालेंगे, वो पानी जो है वो सीड के पास जाएगा, तो इसी माइक्रोपाइल से, इसी होल से वो पानी अंदर जाएगा। वो पानी अंदर जाने के बाद सीड के अंदर एंडोस्पर्म या कॉटिलिडन को सॉफ्ट करेगा और ये पानी जो है फाइनली जाएगा किसके पास, अंदर जो एम्ब्रियो सो रहा है ये पानी उसके पास जाएगा। ये पानी जब एम्ब्रियो के पास पहुंचेगा एम्ब्रियो जाग जाएगा। वो एम्ब्रियो जागेगा तो उसके बाद सराउंडिंग में कॉटिलिडन में उसका खाना मौजूद होगा या एंडोस्पर्म में मौजूद होगा। वो एम्ब्रियो वो खाना खाना शुरू कर देगा और उस एम्ब्रियो की क्या होगी, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा। दो पोर्शंस की तरफ से एम्ब्रियो की ग्रोथ होगी। एम्ब्रियो जो है वो सर की तरफ से बड़ा होना शुरू होगा और पैरों की तरफ से भी बड़ा होना शुरू होगा। ये एम्ब्रियो मैं बना देता हूँ, ये सर की तरफ से बड़ा हो रहा है और ये पैरों की तरफ से बड़ा हो रहा है। ये सर की तरफ से जो बड़ा हो रहा है, इस पोर्शन को, ये सर की तरफ से अगर बड़ा हो रहा है एम्ब्रियो, तो क्या बनेगा ये आगे जाके, एग्जैक्टली ये शूट्स बनेगा। ये क्या बनेगा, शूट्स बनेगा, स्टेम बनेंगी, ब्रांचेस बनेंगी, लीव्स बनेंगे, फ्लावर्स बनेंगे। यानी कि पूरा का पूरा प्लांट जो है वो एम्ब्रियो के इस ऊपर वाले पोर्शन से बनेगा और इस ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या कहते हैं, प्ल्यूम्यूल। और ये नीचे वाला पोर्शन जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, इससे क्या बनेंगी, इससे रूट्स बनेंगी। इससे क्या बनेंगी, इससे रूट्स बनेंगी और इसको रेडिकल कहा जाता है। रेडिकल क्या कहते हैं, इसको रेडिकल कहते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। क्लियर हो गई ये बात। हिलम भी बता दिया निशान होता है, काम भी बता दिया सीड के ऊपर, सीड कोड पे निशान आता कैसे है और इस निशान का काम क्या होता है। माइक्रोपाइल का भी बता दिया, ये होल होता है, क्यों होता है, इसका काम भी बता दिया। अंदर एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन, इनका भी आपको काम बता दिया, क्यों होते हैं ये भी बता दिया। और एम्ब्रियो जो है वो क्या होता है, कैसे वो ग्रो करता है, ये भी आपको बता दिया। और आगे चल के देखें तो हमारे पास फिर ये एम्ब्रियो से जो शूट्स बनती हैं और रूट्स बनती हैं, तो जिन पोर्शन से ये शूट्स और रूट्स बनती हैं एम्ब्रियो के, उसको हम प्ल्यूम्यूल कहते हैं और रेडिकल कहते हैं। ये बात भी आपको बता दी। मकई या कॉर्न जिसको कहते हैं, मकई आपको पता होगा, भुट्टा जिसको कहते हैं, येलो कलर का होता है। कॉर्न ऑयल भी आपने देखा है, कॉर्न ऑयल। कॉर्न ऑयल क्या होता है, कॉर्न ऑयल कहा जाता है भुट्टे के तेल को। इस भुट्टे के कई नाम हैं, येलो कलर का जो होता है, इस भुट्टे को छल्ली भी कहते हैं, इसको मकई भी कहते हैं, इसको भुट्टा भी कहते हैं, येलो कलर का। इंग्लिश में इसको मेज़ कहा जाता है, मेज़ यानी कि मकई। अब इस ज़रा मेज़ जो है वो, इसका स्ट्रक्चर सुन लीजिए आप। ये मेज़ जो है वो, मेज़ ग्रेन जो है वो, मकई का जो दाना है, इसके पोर्शंस के नाम भी सुन लीजिए। एग्ज़ाम में ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई। इसके मेज़ ग्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। एक बिग होता है, एक स्मॉल होता है। जैसे कि यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये बड़ा पार्ट है, ये बिग है, और ये जो है वो स्मॉल पार्ट है, ठीक है। इसको ज़रा नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले ये मेज़ का जो ग्रेन है, असल में ये क्या है, ग्रेन का मतलब होता है दाना, मतलब ये सीड ही तो है ना भाई। मेज़ ग्रेन कह लें आप या मेज़ सीड कह लें, मकई का दाना कह लें, या फिर आप जो है इसको मकई का सीड कह लें, उसकी बात हो रही है। इसके 2 पोर्शन, एक बड़ा है एक छोटा है।
ये छोटा वाला जो पोर्शन है ये एम्ब्रियो है, ये बड़ा वाला पोर्शन जो है ये एंडोस्पर्म है। ठीक हो गई बात। अब इस बड़े पोर्शन और छोटे पोर्शन यानी कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के दरमियान सेपरेशन के लिए एक लेयर मौजूद है, ये रही। ये जो लेयर है सेपरेट करने के लिए इन दोनों को, इनको क्या कहा जाता है? एपिथीलियम कहा जाता है, एपिथीलियम। ये रही वो लेयर, ये रही। तो ये लेयर जो है वो सेपरेट कर रही है एम्ब्रियो पोर्शन को और एंडोस्पर्म पोर्शन को मेस प्लांट के अंदर। ठीक है भाई। अब यहां पर हमारे पास जो है वो कॉटिलिडन भी मौजूद है, इसी जगह पे एंडोस्पर्म मौजूद है। कॉटिलिडन याद है पेपर साइज का होगा, पेपर साइज का, ये कॉटिलिडन। कॉटिलिडन में तो लाजमी मौजूद होना ही होना है ना, तो कॉटिलिडन जो है वो पेपर साइज का होगा। इस कॉटिलिडन के अराउंड जो है वो एक कवरिंग है। ये बात आप याद रख लीजिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को रैपर में रखा है, कवरिंग में रखा है। आपका हार्ट जो है ना, इसके इर्द गिर्द भी एक कवरिंग है, एक रैपर है। आपकी पूरी बॉडी के गिर्द भी एक कवरिंग है, एक रैपर है, जिसको स्किन कहते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉटिलिडन जो है इसके गिर्द भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है एक, जिसको स्क्यूटेलम कहा जाता है, स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम नोट्स में डाल लीजिए। ठीक है भाई। तो कॉटिलिडन के इर्द गिर्द जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव स्किन है जो उसको महफूज रखेगी, उसको स्क्यूटेलम कहा जाता है। अब इस एम्ब्रियो को ले लीजिए। आपको पता है कि एम्ब्रियो के दो पोर्शन हैं, प्लूम्यूल और रेडिकल। ऊपर वाला पोर्शन प्लूम्यूल है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो रेडिकल है। इनके गिर्द भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। ठीक है, प्लूम्यूल के गिर्द भी एक जो है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, प्रोटेक्टिव स्किन है, उसको कहा जाता है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल नोट कर लीजिए। तो ये क्या है? प्रोटेक्टिव शीथ है, प्रोटेक्टिव शीथ या प्रोटेक्टिव कवरिंग कह लें आप, प्रोटेक्टिव शीथ। ठीक हो गई ये बात। और रेडिकल के गिर्द भी जो है वो क्या है? रेडिकल के गिर्द भी जो है वो एक प्रोटेक्टिव शीथ है, इसको नाम दिया जाता है कोलेरिजा। क्या नाम है इसका? कोलियोरिजा। कोलियोरिजा। ठीक है भाई, ये आज का लेक्चर तमाम हो गया। बस अगला टॉपिक जो है हमारा वो बुक में देख लीजिए क्या है। अगला टॉपिक जो है हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड है, जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसको देखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, इसको देखेंगे। इस तरह से आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये पार्ट 7 था, पार्ट 7 ये हो गया। पार्ट 8 के अंदर जर्मिनेशन ऑफ सीड और पार्ट 9 के अंदर टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन करके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हो जाएगा। उसके बाद रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हमारा अगला टॉपिक होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।